हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। लास्ट अपन बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर नदियों के बारे में बात कर रहे थे, अपवाद तंत्र पढ़ रहे थे और उसमें हमने अरब सागर तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ना। हाँ साथियों, चले बैठ के सारे। मुझे बताओ कि राजस्थान जो हमारा है उसको रायखान किसने कहा था? रायखान कर्नल जेम्स टोड ने। राजपूता मुगल राजपुताना जॉर्ज राज्य पुष्प वैज्ञानिक नाम राज्य पक्षी कहाँ मिलता है अभी वर्तमान में? केवल कहाँ मिल रहा है? राष्ट्रीय मरुउद्यान। एक और बात, मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था कि इसी को आपका किसमें डाला गया? रेड डाटा बुक के अंदर आपका शामिल किया गया कि ये क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? ये लुप्त हो रहा है। किस घास में देता है अंडे? ये सेवन घास के अंदर ये अंडे आपके देता है। राज्य पशु चिंकारा और ऊंट हमारा राज्य पशु है। जो आपका रोहिड़ा है उसको नुकसान कौन पहुंचाता है? जलविल नामक चूहा। और जो खेजड़ी है उसे सेलेस्ना कीड़ा और ग्लाइकोट्रोमा कवक, ये दो जो है वो क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं इसको, खेजड़ी को। फिर हमने एक बात की थी, जो खेजड़ी है उसके जो पुष्प होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं अपन मिंजर। क्या कहते हैं? मिंजर कहते हैं। अब नेक्स्ट मुझे आप बताओ कि एक हम पढ़कर आए थे, सबसे ऊंची झील कौन सी राजस्थान में? और नीची तलवाड़ा। कौन सी है? तलवाड़ा। सबसे गहरी नक्की। कौन सी है? नक्की। कालडेरा झील का उदाहरण है। कौन सी है? कालडेरा झील का उदाहरण कौन सी है? पुष्कर वाले कौन कौन? आ जाओ सामने पर। कालडेरा का उदाहरण पुष्कर है। ये 4-5 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। बाकी रामगढ़ कालडेरा वाले कौन कौन है? सांबर वाले कौन कौन? ये बढ़ गए सारे, कोई 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें। कालडेरा जब पूछेगा तो जाओगे पुष्कर। कहां जाओगे? पुष्कर। और जब क्रेटर पूछेगा तो हमारे पास 2 तरह क्रेटर है। एक तो दसाव क्रेटर जो नक्की झील है, और एक जो उल्टा पिंड गिरने से बनी वो है रामगढ़। ठीक है। कालडेरा क्रेटर का बड़ा रूप है जिसको मैंने बताया था किसका उदाहरण आता है, उसका हो जाएगा उदाहरण आपका पुष्कर। सांबर वाले जो हम कह रहे हैं, सांबर बोलसन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बोलसन झील का उदाहरण। क्या होती है बोलसन? मरुस्थल में। कहां पे? मरुस्थल में पर्वतों से गिरी झील को हम कहते हैं बोलसन। समझ आ रही बात? अब चलते अपन आगे। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे, हमने माही तंत्र पढ़ा था, शायद ये पढ़ रहे थे, है ना? माही की सारी नदियां पढ़नी है। ठीक है। अभी हम जो है पहले बात करेंगे माही के बारे में। माही की सारी नदी के बारे में बात करते यहाँ पे करना शुरू करेंगे। आपको मैंने एक मैप बताया था माही का, इसमें आप देख रहे थे कि 2 तरह से नदियां आपकी जो है अलग अलग किनारों से आके मिल रही है, दायां और। अब आप देखें यहाँ पे, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो नदी आपकी चाप है, ये चाप नदी किस किनारे से मिल रही है? दायां या बायां? बाएं वाले कौन कौन? जो कहते हैं बाएं से मिल रही है। और जो कहते हैं दाएं से मिल रही है कौन कौन? निर्दलीय कुछ है हमारे पास अभी भी, अधिकांश लोग निर्दलीय हैं। मैंने कुछ बताया था, आपको याद आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो ऐसे कर लो अपने हाथ, वापस से वही तरीका कर लिया। अब ऐसे रहना दो। देखो यहाँ पे कि नदी यूं जा रही है, राइट? अपन भी हो गए इसके साथ साथ। अब जब यूं जा रही है तो क्या हो गया? ये जो मेरा हाथ है
कौन सा किनारा हो जाएगा? दायां। और ये कौन सा हो जाएगा? ये कहां से आ रही है आपकी? ये जो आ रही है साथियों, ये आपकी आ रही है कौन से किनारे से? ये आ रही है बाएं से। कौन से आ रही है? बाएं से। तो दायां और बायां मैंने सिखा दिया था आपको, कोई डाउट हो तो बता दो। दाएं बाएं में कोई दिक्कत किसी को है क्या अभी भी? तो फिर कहां दिक्कत थी? तो मैं सामने था आपने। अब चलते हम आगे, यहां से नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ष में कि जो सहायक नदियां हम पढ़ रहे हैं, माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां। और इन नदियों में सबसे जो पहला आ रहा है वो नाम, उसको हम देखें। एक नदी है जिसका नाम है कीरू। क्या नाम है? कीरू। बात तो समझिएगा, कीरू के बारे में क्या पूछेगा? सिंपल सी बात, नदी कौन सी है जो सबसे पहले राजस्थान में माही से मिलती है? तो ईरू जो आपकी है ये बांसवाड़ा से निकल रही है और वहीं पर सबसे पहले आपका माही से मिलती है। कहां मिल रही है? बांसवाड़ा जो माही डैम बना हुआ है उसी के निकट में आपका यह माही से मिलती है। नदियां जो है इसमें ज्यादा बड़ी नदियां नहीं है, सहायक नदियां छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ईरू के बाद हम चलते हैं यहां से आगे, तो एक नदी आती है एराव। क्या नाम आता है? एराव। एराव जो नदी है यह आती है प्रतापगढ़ से। कहां से आती है? प्रतापगढ़ से निकलती है और आपका जो क्षेत्र है बांसवाड़ा का, वहां पे मिलती है किससे? आपका वहां मिलती है आपका माही से। किससे मिलती है? माही से मिलती है। निकली कहां से? प्रतापगढ़ से। और कहां मिली? आपके बांसवाड़ा के अंदर ये मिल गई आपके माही से। अब इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं, तो और नदियां हम लोग पढ़ेंगे। तो एक नदी का नाम आएगा मोरेन। क्या आएगा? मोरेन। थोड़ा ध्यान देना इस पे, मोरेन की बात मैं कर रहा हूं। मोरेन। और एक आएगी मोरेल। मोरेन किसकी है? माही की सहायक। किसकी है? और जो मोरेल आएगी वो आएगी बनास तंत्र में। कहां आएगी? तो दोनों में जानना, केवल न और ल का फर्क है। क्लियर? जो मोरेन है, ये मोरेन निकलती है आपका जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से। कहां से निकलती साथियों ये? तो डूंगरपुर आपका है, उस डूंगरपुर क्षेत्र की पहाड़ियों से निकलती है। कल अपन ने बनाया था ना चित्र इसका, हाँ या ना? माही का बनाया था, ठीक। डूंगरपुर की पहाड़ से निकलती है और ये जो है नदी, ये आपका गलियाकोट, जो हम बात कर आए थे कि गलियाकोट जो आपका डूंगरपुर में माही के किनारे पर है, गलियाकोट में माही से मिलती है। किससे मिलती है? माही से मिलती है। नाम क्या आ रहा है इसका? मोरेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। नंबर 4, एक नदी और इसी क्रम में डूंगरपुर क्षेत्र की है, नाम है उसका भादर। ये जो नदी आपकी है, यह नदी जो आपकी है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये निकलती कहां से है? तो ये भी निकलती है डूंगरपुर की पहाड़ियों से। कहां से निकल रही है? डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकल रही है। और उसके बाद में यह जो है जाती है गुजरात। कहां जाती है? तो डूंगरपुर से गुजरात की सीमा प्रवेश करती है। गुजरात में आप पढ़कर आए थे, माही पर एक बांध है, नाम क्या उसका है? कडाना बांध के निकट यह मिलती है। किससे? माही से। किससे मिलती है? कहां मिल रही है? गुजरात में जाके। तो वह नदी जो निकलती है डूंगरपुर से और गुजरात जाके मिलती है माही से, उसका नाम क्या है? भादर नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम चलते हैं कि जो आपका सबसे मुख्य सहायक नदी राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं आपके माही की, तो वह कौन सी है? वह आपकी है सोम। कौन सी है? सोम नदी। सोम नदी सबसे मुख्य और सबसे बड़ी, सबसे मुख्य और सबसे बड़ी जो है, यह आपके सहायक नदी है। किसकी? यह आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है माही की। सोम का उद्गम कहां से हो रहा है? तो समझे बात को, यह निकलती है उदयपुर से। कहां से निकलती है? उदयपुर में जो क्षेत्र पड़ता है खेरवाड़ा, उस खेरवाड़ा के निकट में गांव पड़ता है बाबलवाड़ा। कौन सा गांव? बाबलवाड़ा। ठीक है, बाबलवाड़ा में एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है बिच्छा मेड़ा। क्या नाम है? बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां। बिच्छा मेड़ा जो पहाड़ियां है, यह कहां आ रही है? यह आ रही है खेरवाड़ा के निकट में जो गांव है बाबलवाड़ा। क्या नाम है? बाबलवाड़ा, जो कहां आ रहा है? खेरवाड़ा, उदयपुर के अंदर आ रहा है।
अब इसमें देखो एक बात समझो, नदी का नाम सोम है और मैं आपको बता दूं कि इसका जो संबंध है, इस नदी का संबंध आपका फुलवारी की नाल से भी है, क्योंकि जो फुलवारी नाल का जो क्षेत्र है वहां से भी सुजल मिलता है। और अगर आप उधर जाओगे तो वहां एक गांव का नाम है सोम। क्या नाम है? जो बिल्कुल ये नजदीक में आपके हैं, और वहां से भी सुजल आपका मिलता है। ठीक है, तो जब आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फुलवारी की नाल से कौन कौन नदियों का उद्गम माना जाता है, तो अपन एक पढ़कर आए थे मानसी, है ना, और एक आपका जो है कौन सी है, यह सोम। इन दोनों का जो है उद्गम मानते हैं कहां से? अपन फुलवारी क्षेत्र से। अब ये जो नदी आपकी है, इसमें समझना कि ये खेरवाड़ा क्षेत्र में बह रही है, और खेरवाड़ा के निकट में एक गांव पड़ता है कागदर। कौन सा गांव पड़ता है? कागदर। और जो कागदर आपका गांव है, इस कागदर गांव में ही आपका एक डैम बना हुआ है, सोम कागदर। क्या बना हुआ है? सोम कागदर आपका जो है बांध आपका बना है। ये कहां बना है? खेरवाड़ा के निकट। कहां बना हुआ है? इससे निकलती है एक नहर। इससे क्या निकलती है? एक नहर निकलती है, और सर्दी के समय कुछ टाइम पहले, 5-6 महीने पहले, इधर आपने अगर सुना हो तो एक ट्रक जो है, जो ट्रेलर था, वो आके भिड़ गया उस नहर से। वो नहर जो आपकी वो जा रही थी हाईवे के ऊपर से, तो वो टकरा गया, और कम से कम कुछ 10-15 दिन लगे उसको रिपेयर करने में। तब तक पानी जो है वो डुलता रहा। काफी भयंकर मात्रा में पानी से आपका व्यर्थ हुआ। तो ये जो डैम आपका है, ये डैम आपका जो है, जो आपका NH-48 जो आपका अहमदाबाद हाईवे है, उसके निकट आपका स्थित है। और जो नहर निकाली गई वो बिल्कुल इसके ऊपर से जाती है, इस हाईवे के ऊपर से। अब चलते अपन आगे। ये जो आपका बांध है, ये हो गया उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक बांध इस पे बनाया हुआ है आपका डूंगरपुर में। डूंगरपुर में एक कस्बा पड़ता है आसपुर। क्या पड़ता है? आसपुर। उसके निकट में सोम जो नदी है, इस सोम की सारी नदियां हैं कमला, और एक का नाम है अंबा। इनके संगम पर सोम कमला अंबा बांध बना है। क्या बना हुआ है? सोम कमला अंबा बांध बना हुआ है। कहां बना हुआ है? ये डूंगरपुर में। कहां बना हुआ है? ये डूंगरपुर का सबसे बड़ा बांध है। डूंगरपुर का सबसे बड़ा बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। सोम कांकर और सोम कमला अंबा, ये 2 बांध बने हुए हैं। अब यहां से आगे चलते हैं। इसमें जो नदी आपकी है वर्तमान समय में, ये जो नदी आपकी है, ये आपका उदयपुर, कहां पे? उदयपुर। उदयपुर के बाद सलुम्बर। कहां जा रही है? उदयपुर, सलुम्बर, और फिर कहां जा रही है? डूंगरपुर। उदयपुर, सलुम्बर और आपका डूंगरपुर जा रही है। और ध्यान रखना कि डूंगरपुर के अंदर हम पढ़कर आए थे स्थान का नाम था बेनेश्वर। क्या नाम था? बेनेश्वर। और जो बेनेश्वर है उसके निकट में एक स्थान बताया था मैंने, नवा टापरा। क्या बताया था? नवा टापरा। यहां जाके यह मिलती है किससे? माही से। किससे मिल रही है? माही से मिलती है। अब समझो नाम क्या आ रहा है? बेनेश्वर। क्या नाम आ रहा है? बेनेश्वर के बारे में कुछ बात हम यहाँ करेंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ क्या बता रखा है आपने? यहाँ पे क्या बता रखा है? त्रिवेणी संगम। देखो, जो आपका माही नदी है उस पर त्रिवेणी संगम आपका यहाँ पे बता रखा है। फिर आप जब पढ़ोगे बनास, तो वहां पढ़ोगे। बनास में पढ़ते हो बिगोद के अंदर, बिलवाड़ा। कहां पढ़ते हो? बिगोद, बिलवाड़ा। एक पढ़ते हो राजमहल। कहां पढ़ते हो? राजमहल टोंक। एक वहीं पढ़ते हो टोंक में ही, देवधाम टोंक में। और एक पढ़ते हो आप यहाँ पे सवाई माधोपुर के रामेश्वर वाले क्षेत्र में। तो यानी कि जो आपका नदी है बनास, और एक नदी आपकी है माही, इनके ऊपर त्रिवेणी संगम आपके स्थित है। अब त्रिवेणी संगम की बात यहाँ करते हैं, तो त्रिवेणी संगम की जब आप बात करते हो, त्रिवेणी संगम क्या है? 3 नदियों का संगम। 3 नदियों का संगम। नदियां कौन कौन सी है? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सोम, माही और जाखम। लेकिन मैंने बताया था कल आपको कि वास्तविक काल में त्रिवेणी संगम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वास्तव में क्या हो रहा है कि जो जाखम है वो सोम से पहले ही मिल जाती है, इस वजह से संगम आपका नहीं होता। लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अगर पूछ ले तो ध्यान रखना। एक और बात हम करते हैं बेणेश्वर के बारे में। बेणेश्वर में महादेव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ठीक है। अब और आज क्या पर्व है साथियों? आज कौन सा पर्व है? आज कोई पर्व है? कोई नहीं है। बढ़िया बात है। हाँ, इधर आप जो बैठे हैं, तीज। कौन सी तीज है? हरतालिका तीज। कौन सी तीज है? हरतालिका जो है वो तीज कब मनाते हो? अभी क्या चल रहा है? भाद्र चल रहा है। और कौन सा है? शुक्ल है, कृष्ण है? शुक्ल है। और आज जो तिथि हो गया है तीज, तृतीया, है ना? उस दिन हम क्या मना रहे हैं?
हर तालिका 3 मना रहे हैं, और इसी के जस्ट 5वें दिन क्या मनाएंगे आगे चल के? राधा अष्टमी। हाँ या ना? क्या मनाएंगे? यानी कि जो सावन है, जो भादो है, ये जो आपके ये त्योहार वाले हैं, इसका जो आप देखोगे पूरे जो पीछे आ रहे महीने, वो सब क्या है आपके? वो सब आपके जो है त्योहार वाले हैं। चाहे सावन हो, भादो हो, अश्विन हो, आपका जो भी आ रहे हैं पीछे, वो सारे के सारे आपके जो है कार्तिक तक कम से कम वहां तक आपके त्योहार, आपकी लिस्ट जो है वो तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ आप यही बात अभी वो आ गई है तीज की, लेकिन यहाँ पे एक मेला भरता है, वो भरता है माघ में। कब भरता है वो? माघ पूर्णिमा को आपका जो है मेला आपका बढ़ता है, ये ध्यान रखना। एक मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे खंडित शिवलिंग है। शिवलिंग कैसा है? यहाँ पे खंडित शिवलिंग आपका है, ये ध्यान रखना है। और मैंने बताया था कि इसके अलावा कहाँ मिलता है खंडित शिवलिंग? कमलनाथ। कहाँ मिलता है? कमलनाथ महादेव में। एक और बात, बेणेश्वर जो है उसका संबंध किससे रहा है? मावजी महाराज। किससे रहा है? मावजी महाराज जो है उनसे आपका संबंध रहा है। और इनके जो ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं? चोपड़ा, चोपड़े कहलाते हैं। चोपड़े हैं किताबें जो हैं वो क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं चोपड़े। ठीक है, तो वागड़ के अंदर यहाँ पे काफी बड़ा मेला बढ़ता है ना? एक तरह से वागड़ कुंभ कह सकते हो, जब यहाँ मेला बढ़ता है उससे। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई अपने किसके बारे में? हमारी बात हो गई है बेणेश्वर जो धाम है उसके बारे में बात हो गई है। और हम बात कर रहे थे सोम की। सोम मिल रही है नवा टापरा के अंदर, किससे? माही से। अब हम चलेंगे यहां से, नेक्स्ट हम बात करेंगे सोम की सहायक। इसके बारे में बात करेंगे, सोम की सहायक नदियां। देखो मैंने कहा था कि जो आपका माही है उसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदियां है, वो नदी है वो कौन सी है? सोम। अब सोम की सहायक में सबसे बड़ी नदी है उसका नाम आता है जाखम। क्या नाम आता है? जाखम। और जाखम को आप लोग सब जानते हैं कि जाखम निकलती कहां से? जाखम का उद्गम होता है, एक स्थान का नाम याद रखना, भंवर माता। क्या नाम रखोगे यार? भंवर माता पहाड़ियां। और ये भंवर माता पहाड़ियां है, ये पहाड़ियां कहां आती है? छोटी सादड़ी में आती है। कहां आती है? छोटी सादड़ी। और ये कहां आ रहा है? प्रतापगढ़ जिले के अंदर आ रहा है। यहां से ये निकलती है नदी। इसके बाद ये जो नदी आपकी है प्रतापगढ़ जाएगी डूंगरपुर। कहां जाएगी? तो प्रतापगढ़ में बहने के बाद में यह आपकी जा रही है डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में मैंने आपको गांव बताया था बिलूड़ा। कौन सा गांव है? बिलूड़ा आ जाए, बिलूड़ा आ जाए, एक ही बात है। ठीक है ना? बिलूड़ा कह दो, बिलूड़ा कह दो, एक ही बात है। वहां पे ये किससे मिलती है? यह मिलती है सोम से। किससे मिलेगी? सोम से मिलती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक बात को ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो आपकी नदी है जाखम, इस जाखम नदी पर आपके जो है प्रतापगढ़ के अंदर बना है जाखम बांध। क्या बना हुआ है? जाखम जो बांध है यह बना हुआ है। जाखम बांध के बारे में हमें कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये जानना कि इसकी जो स्थिति है वो है अनुपुरा गांव में। कौन सा गांव है? अनुपुरा। कोई इधर कलर दिख नहीं रहा बोला देना, ठीक है? दिख रहा है कलर? अनुपुरा गांव। अब इसकी जो विशेषता वो क्या है? सब ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है? 83 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 83 मीटर इसकी आपकी जो है हाइट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि माही बांध से जल प्राप्त करने के लिए आपने एक पिकअप बांध बनाया था। क्या नाम था उसका? कागजी पिकअप। इसी तरह से जो आपका ये बांध है जाखम बांध, इस जाखम बांध से आप जो जल प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए आपने एक पिकअप बांध बनवाया है। नाम है उसका नागरिया पिकअप। क्या नाम है? नागरिया पिकअप बांध। सिंपल प्रश्न पूछ लेगा कि नागरिया पिकअप बांध का संबंध किससे है? क्या बताओगे? आपके जो है जाखम बांध से, इसका पिकअप बांध है जिससे पानी आप जो है प्राप्त कर रहे हो। अब हम बात करें आगे चल के यहां से, तो जो नदी आपकी है जाखम नदी, जाखम में ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है करमोई। क्या नाम है? करमोई। और एक नाम आपका जो है सीता माता, जो इसी आपके अभ्यारण्य की नदी है। यहाँ का पानी बहता हुआ आता है, उसे क्या बोलते हैं? सीता माता के नाम से हम जानते हैं। एक नदी मैंने आपको बताई करमोई। क्या बताई मैंने आपको? करमोई का नाम ध्यान रखना है। करमोई जो है वो आपकी जाखम की सहायक है। यहां तक क्लियर? जाखम के बारे में बात कर ली हमने। जाखम के ऊपर जो बना बांध जाखम बांध, उसके बारे में हमने बात यहाँ पे कर ली है। अब हम चलते हैं आगे। सोम की जो
और सहायक नदियां हैं, उनमें एक नाम हम लेते हैं कुंवारी, कुंवारी ऑब्लिक कोयल, कुंवारी ऑब्लिक कोयल। चलो, जो नदी आपकी कुंवारी नदी है, इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या प्रश्न बन सकता है कि आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, एक कस्बा जिसे हम कहते हैं दुलेव कस्बा, क्या नाम है? दुलेव कस्बा, क्या नाम है? इसका कुछ नाम और है? दुलेव कस्बा को आप कहते हैं ऋषभ देव, क्या बोलते हैं? ऋषभ देव कहते हैं। दुलेव कस्बा को आप कहते हैं केसरिया जी। जो भगवान है यहाँ पे ऋषभ देव, उनकी मूर्ति जो है वो तो कैसी है? काली है। कैसी मूर्ति है? बट उनकी मूर्ति में चढ़ती है केसर। इसे क्या नाम पड़ गया उसका? उस जगह का नाम पड़ गया केसरिया जी। क्या नाम पड़ गया? केसरिया जी। ठीक है, अब यहाँ जानना कि जो दुलेव कस्बा आपका है वो किस नदी के किनारे आपका बसा हुआ है? कुंवारी नदी के किनारे। कौन सी नदी आपके साथ में? कुंवारी या कोयल नदी के किनारे आपका दुलेव कस्बा बसा हुआ है। और इसी के निकट आगे बहकर ये जाती है किसमें? सोम में। किस जाती है आपकी? सोम में। एक नदी आप जानते हैं गोमती, जो हम पढ़कर आए थे जयसमन। कहां पढ़कर आए थे? हालांकि गोमती दो है, एक जयसमन वाली और एक आपकी राजसमंद वाली। और ये जो गोमती है जयसमंद वाली, जब जयसमंद भर जाता है तो उसका जो पानी है वो बहता हुआ जाता है आपका, वो जाता आपका साथियों गोमती में। आगे सॉरी आपका इसमें सोम में। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर आपका जो है 4 पे, एक नदी, ध्यान रखना इसका नाम टीडी। कौन सी नदी है? टीडी नदी। आप देखें कि उदयपुर के निकट में ही एक डैम है, टीडी डैम। ठीक है, वो जो डैम आपका जो भर जाता है, वो पानी आ जाता बहता हुआ, वो आगे बहता हुआ आपका इसी सोम में जाके मिलता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एक नदी आपकी और आगे अभी पढ़कर आए थे सोम, कमला, अंबा। तो एक नदी आपकी है कमला और एक नदी आपकी है अंबा। तो ये जो नदियों के नाम मैंने लिखवाए आपको, वो केवल आपके जो है नाम याद रखने, इस सबकी डिटेल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नदी कौन सी, किसकी सहायक है, ये हमें पता होना जरूरी है। अब हम चलते हैं, ये जो आप पढ़ रहे थे अभी तक, ये जो सारी आपने बातें की है, ये सारी बातें आप जो है किस किनारे की कर रहे थे? ये ऊपर वाले की। कौन सा किनारा है ये? दाया। कौन सा किनारा है? अभी तक आपने जो बातें की है वो सारी बात की है आपने दाएं किनारे की। किसके बारे में बात की है? दाएं किनारे की नदियां। दिख रहा है रेड? नहीं दिख रहा? दाएं किनारे की नदियां। कौन सा किनारा है ये? दाएं किनारे की नदियां। अब हम कहां जाएंगे? अब हम जाएंगे बाएं पे। कहां जाएंगे? और बाएं पर इतनी नदियां आपकी नहीं है, बाएं पर इतनी नदियां आपकी नहीं है। तो बाएं पर आपकी जो नदियां है वो कम है। बाएं किनारे की नदियां। अब इसमें आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे एक नदी अनास है और एक नदी चाप है। अनास और, यानी दो नदियां हमको पढ़नी। कितनी पढ़नी है? केवल दो नदियां पढ़नी है। तो जो एक नदी आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले, वो आ रही है आपके साथियों चाप नदी। क्या नाम आ रहा है? चाप नदी। देखो चाप नदी है, ये ध्यान रखना कि बांसवाड़ा के निकट में एक आपका क्षेत्र पड़ता है कालिंजरा। तो कालिंजरा आपका क्षेत्र है, उसके पास जो पहाड़ियां हैं, कालिंजरा की पहाड़ियां, वहां से निकलती है नदी आपकी। कौन सी? चाप। और ये बांसवाड़ा के अंदर ही आपका मिल जाती है सोम से। किससे मिल जाती है? सोम से। आप सॉरी आपका माही से, भाई मिस्टेक, माही से आपकी मिलती है। भाई आप बांसवाड़ा जा रहे हो ना, तो बांसवाड़ा में सोम नहीं, बांसवाड़ा क्या आपका केवल और केवल माही। क्योंकि जो सोम है वो कहां गई? डूंगरपुर में खत्म हो गई। कहां खत्म हो गई? ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 पे। और 2 नंबर आपकी नदी है वो कौन सी है? अनास। क्या नाम है? अनास। ध्यान रखना कि ये एमपी से आ रही है। कहां से आ रही है? एमपी में आपका जो है क्षेत्र आंबेर गांव पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? आंबेर गांव जो है उसकी जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, यह बांसवाड़ा में बहती है। कहां बहती है? बांसवाड़ा जो जिला आपका है वहां बहती है। और वहीं पर किसे मिलती है? माही से मिलती है।
यहीं पर आपका इस पर अनास परियोजना है। कौन सी परियोजना साथियों? अनास परियोजना। जब आप पढ़ोगे ऊर्जा तब ये नाम वापस आएगा। और अनास जो सहायक नदी आपकी है, अनास की एक सहायक नदी आपको ध्यान रखनी है, कौन सी है? तो वो है आपकी हरण। क्या नाम है? हरण। हरण आ जाए, हरिण आ जाए, एक ही बात है। तो जो सहायक नदी आपसे पूछेगा वो आपकी हो जाएगी हरण। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि हरण किस तंत्र की नदी है। क्या पूछेगा? हरण किस तंत्र की नदी है? तो जो हरण आपकी है वो माही तंत्र की नदी है। और अगर पूछता है सहायक किसकी, क्या बताओगे? सहायक है अनास की। तो ये कुछ नदियां थी जो आपकी सहायक थी साथियों किसकी? माही तंत्र की। और इन नदियों को अपन जो है एक एक करके लिखना स्टार्ट करेंगे और साथ में रिवाइज भी करेंगे। क्या हो गया? आराम से, आराम से लिखा रहा हूं मान को। कहां लिखा था? स्पीड से लिखो। देखो माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां। और इसमें आप सबसे पहले लिखोगे, डालोगे हेडिंग में साथियों, तो नदियां आपकी आ रही है वो कौन से किनारे की आ रही है पहले? तो फर्स्ट आप लिखो दाएं किनारे की नदियां। क्या लिखोगे? दाएं किनारे की नदियां। दाएं किनारे की नदियां। दाएं किनारे की नदियां, ठीक है। और दाएं किनारे में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरू। क्या नाम आएगा? ईरू। लिखो, लिखे साथियों इसमें ईरू में। यह नदी बांसवाड़ा क्षेत्र से निकलती है। यह नदी बांसवाड़ा क्षेत्र से निकलती है, निकलती है तथा माही बांध के निकट, तथा माही बांध के निकट माही बांध के निकट माही से मिलती है। माही बांध के निकट माही से मिलती है। माही बांध के निकट माही से मिलती है, मिलती है। यह माही से मिलने वाली सबसे, यह माही से मिलने वाली सबसे पहली नदी है। यह माही से मिलने वाली सबसे पहली नदी है। यह माही से मिलने वाली सबसे पहली नदी है। सबसे पहली नदी है कौन सी? ईरू। नंबर 2 लिखें एराव। एराव नदी, एराव। ये जो नदियां हैं साइड नदियां, इनके नाम कौन से याद रखना है, कौन सी नदी किस तंत्र में आ रही है, इतना काफी है आपके लिए। देखो एराव नदी, और देखो यह प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। यह प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, निकलती है तथा बांसवाड़ा में, तथा बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में माही से मिलती है, तथा बांसवाड़ा में माही से मिलती है। बांसवाड़ा किससे मिलती साथियों? माही से मिलती है, मिलती है। नंबर 3 मोरेन नदी, मोरेन, मोरेन नदी, मोरेन लिखने साथियों। यह डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। यह डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है, निकलती है तथा गलियाकोट के निकट, तथा गलियाकोट के निकट
गलियाकोट के निकट माही से मिलती है। गलियाकोट के निकट माही से मिलती है। क्या था गलियाकोट के अंदर? दरगाह थी। किस दरगाह थी? किसका तीर्थ स्थान है ये? बोहरा समुदाय का। और किसके लिए प्रसिद्ध था ये? रमकड़ा उद्योग, है ना। अगला लिखे नेक्स्ट, भादर नदी। भादर नदी, भादर नदी और लिखें, यह डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। यह डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है, निकलती है, निकलती है तथा गुजरात में कडाना बांध, गुजरात में कडाना बांध, गुजरात में कडाना बांध के निकट, कडाना बांध के निकट माही से मिलती है। गुजरात में कडाना बांध के निकट माही से मिलती है, माही से मिलती है। बांध कौन सा है? ये कडाना। किस नदी पर बना हुआ है? माही पर। किस जगह बना हुआ है? गुजरात में। कहा? माही सागर। कहां बना हुआ है? माही सागर। और इसका जो बैक वाटर है वो किस जिले को छूता है? हमारे राजस्थान के डूंगरपुर को। कहां छूता है? डूंगरपुर को छूता है, ये ध्यान रखना। डूंगरपुर में जगह पड़ती है सागवाड़ा। क्या पड़ती है? सागवाड़ा। और सागवाड़ा के निकट ही एक जो है स्थान है, मंदिर है, वहां अगर आप कभी जाएंगे तो बिल्कुल उसमें जो है नदी में पानी पूरा भरा मिलेगा। इधर उसके आगे क्या है? आगे जाके कुछ दूरी पर आपका ये बांध आ जाता है, जिसका बैक वाटर वहां आपका छू रहा है। जब बांध पानी रहेगा तो ऑटोमेटिक वहां जो भाग है, पीछे वाला भाग, उसमें पानी आपका सदा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, कड़ना बांध के अंदर आपकी जो नदी है, निकट में नदी जा रही है, वो कौन जा रही है? वो जा रही है आपकी भादर। नेक्स्ट लिखो अगला, सोम नदी। सबसे बड़ी और सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी हम कहते हैं इसको क्या? माही की सहायक। सबसे बड़ी और सबसे मुख्य जाएगी, है ना। लिखो साथियों, सोम नदी। यह माही की, यह माही की सबसे बड़ी व, सबसे बड़ी व प्रमुख सहायक नदी है। यह माही की सबसे बड़ी व प्रमुख, प्रमुख सहायक नदी है। सबसे बड़ी व प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम, इसका उद्गम, इसका उद्गम बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां, इसका उद्गम बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां, बोर्ड पर लिखा है साथियों, बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां, बाबलवाड़ा, बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां, बाबलवाड़ा गांव, बाबलवाड़ा गांव, गांव खेरवाड़ा उदयपुर। बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां, बाबलवाड़ा गांव, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर से होता है, से होता है। अब यहां ये पूछ सकता है कि सोम नदी का उद्गम कहां से होता है, और वहां केवल ऑप्शन में ये पहाड़ी का नाम दे सकता है, जानना। क्योंकि जब जो नदी सहायक है और जो मुख्य सहायक है, उसके उद्गम को पूछ सकता है। जैसे आर्य से पूछा गया एक बार, खारी का उद्गम बताइए। क्या पूछा गया? मैंने आपको बताया खारी जो है नदी, वो 3 जगह आएगी। अरब सागर में आएगी, अंत प्रवाह में आएगी, और बंगाल खाड़ी में आएगी। आप पढ़ के आ गए, तो कहां पढ़ के आए थे? सांबर पढ़ के आए थे अंत प्रवाह में, लेकिन वो इतनी खास नहीं थी, इसलिए उसको याद नहीं करना था। दूसरी आप पढ़ोगे कहां पे? अरब सागर में भी पढ़ोगे, लुनी के अंदर आएगी। और तीसरी आप पढ़ोगे, वो पढ़ोगे बनास में। जो बनास वाली है वो सबसे बड़ी है, ठीक है, जो निकलती है आपके कहां से? राजसमंद से। उसका उद्गम पूछा था। तो जहां जब नदी बड़ी होगी और मुख्य होगी, तो उसका उद्गम पूछ सकता है, उसके बने हुए बांध पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लिखो दोस्तों इसमें आप, सोम नदी में विद्या में उद्गम कहां से हो रहा है? बिच्छा मेड़ा पहाड़ियां, बाबलवाड़ा गांव, खेरवाड़ा उदयपुर से। अगला लिखो, यह नदी, यह नदी उदयपुर सलूम्बर, यह नदी उदयपुर सलूम्बर, उदयपुर सलूम्बर में बहते हुए, सलूम्बर जिला है ना,
उदयपुर सलूबर में बहते हुए डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, क्या लिखोगे? बेणेश्वर धाम। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम के निकट नवा टापरा में माही से मिलती है। नवा टापरा में माही से मिलती है। लिख दिया आपने? आगे नोट करो। यह नदी डूंगरपुर व उदयपुर के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। डूंगरपुर व उदयपुर के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। ब्रैकेट में करना, वर्तमान में डूंगरपुर व सलूबर तथा उदयपुर व सलूबर के मध्य सीमा बनाती है। तो यहाँ दो नाम मैंने लिए, एक लिया मैंने आपके सामने जो पुराना था, उस पुराने में केवल था कि डूंगरपुर उदयपुर, क्योंकि उस समय सलूबर आपका जिला नहीं था, तो जो सीमा बन रही थी वो केवल कहाँ बन रही थी? डूंगरपुर और आपका उदयपुर की बन रही थी। लेकिन जब आपने बनाया सलूबर को, तो जो सीमा पहले बन रही थी वो सीमा का स्थान किसने ले लिया? आपका, वो ले लिया सलूबर में। और जो क्षेत्र आपका है वो बिल्कुल, आप देखें नदी निकलती है आपके उदयपुर से और जाती सलूबर है, तो जब जा रही है तो उसमें क्या होगा? इसका मतलब आपकी सीमा वहां पे बनाएगी। तो ध्यान रखना कि सोम वर्तमान में जो है डूंगरपुर, सलूबर और उदयपुर, इनके बीच में सीमा बना रही है। चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट साथियों, देखो सोम पर बने बांध। पहला लिखो सोम कागदर बांध उदयपुर। सोम कागदर बांध कहां है? उदयपुर में। सोम कागदर बांध उदयपुर। सोम कागदर बांध कहां आ रहा है? उदयपुर में। नेक्स्ट नंबर 2 पे सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर। सोम कमला अंबा बांध ये कहां आता है? डूंगरपुर। सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर। सोम कमला अंबा बांध डूंगरपुर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे। यहां तक हमने बात कर ली। अब हम जो नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे वो करेंगे जो नदियां हमारी सोम की सहायक है उनके बारे में। डालो नेक्स्ट हेडिंग आप, सोम की सहायक नदियां। सोम की सहायक नदियां। देखो बेणेश्वर के बारे में आप लोग जो है वो आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं उस चीज को कि हमने बता दिया आप लोगों को याद रखने के लिए। सोम की सहायक नदियों में जो ए पॉइंट आएगा वो आएगा जाखम। क्या नाम आएगा? जाखम। जैसे हम पढ़कर आए थे माही की जो मुख्य सहायक नदी है वो है आपकी सोम, वैसे ही सोम जो मुख्य सहायक नदी आपकी गई कौन सी रहेगी? जाखम। लिखो साथियों, यह सोम की प्रमुख सहायक नदी है। यह सोम की प्रमुख सहायक नदी है। देखो उद्गम लिखो साथियों। उद्गम लिखो भंवर माता पहाड़ियां छोटी सादरी प्रतापगढ़। कहां से हो रहा उद्गम? भंवर माता पहाड़ियां छोटी सादरी प्रतापगढ़ से।
भंवर माता पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। भंवर माता पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। ठीक है, चले से आगे नेक्स्ट देखें। ये नदी प्रतापगढ़ से डूंगरपुर में प्रवेश करती है। प्रतापगढ़ से डूंगरपुर में प्रवेश करती है तथा बेणेश्वर से पहले बिलुड़ा ऑब्लिक बिलुड़ा, बेणेश्वर से पहले बिलुड़ा ऑब्लिक बिलुड़ा नामक स्थान पर सोम से मिलती है। क्या लिखवाया मैंने कि प्रतापगढ़ से डूंगरपुर प्रवेश करती है और बेणेश्वर से पहले बिलुड़ा ऑब्लिक बिलुड़ा गांव में आपसे मिलती है आपकी सोम से। आगे नोट करो, जाखम की प्रमुख सहायक नदियां करमोई व सीता माता है। जाखम की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी साथियों? करमोई और आपका सीता माता है। तो सीता माता जो अभ्यारण्य क्षेत्र आपका है राजस्थान के अंदर, वहां आपकी नदी बह रही है। और सीता माता को कैसे याद रखोगे? याद इसलिए रखोगे कि सीता माता जो अभ्यारण्य क्षेत्र है वो राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला और सर्वाधिक औषधीय वनस्पति वाला अभ्यारण्य है। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य। चलें आगे नोट करें साथियों। नेक्स्ट देखो, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में जाखम बांध बनाया गया है। जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई 83 मीटर, 81। कितनी हाइट है इसकी? 81 मीटर हाइट है। कितनी हाइट है? 81 मीटर आपकी इसकी हाइट है, ध्यान रखना है इसकी साथियों। तो जाखम बांध हमारा बना हुआ इसकी। नेक्स्ट देखो, इस बांध से जल प्राप्त करने के लिए नागरिया पिकअप बांध बनाया गया है। इस बांध से जल प्राप्त करने के लिए नागरिया पिकअप बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? नागरिया पिकअप। ये जानना, नागरिया पिकअप से संबंध आपका हो जाएगा। किस हो जाएगा? जाखम से ही पूछ सकता है, जानना। आगे बढ़े, अगला लिखो। साइड जो नदी आपके साथ आ रही है सोम की, उसमें लिखो बी नदी पे। तो बी पॉइंट आपका है उस पे कुंवारी ऑब्लिक कोयल। को लिखें। इस नदी के किनारे तो कुंवारी ऑब्लिक कोयल लिखो। इस नदी के किनारे दुलेव कस्बा ऑब्लिक करना, ऋषभ देव
ऋषभ देव ऑब्लिक केसरिया जी, केसरिया जी स्थित है, स्थित है, स्थित है। दुलेव कस्बा ऋषभ देव ऑब्लिक केसरिया जी स्थित है। तो ये जो स्थान है ये उदयपुर जिले के अंदर आता है, जैनियों का तीर्थ स्थान है ये, ठीक है। और मैं बताया आपको कि जो मूर्ति है कैसे रंग की है, काले रंग की है, लेकिन क्या करती है इसके ऊपर इसमें चढ़ती है अच्छा केसर से क्या बोल दिया ऊपर ने, केसरिया जी। आगे देखो नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट देखो इसी में कुमारी नदी, कुमारी नदी, कुमारी नदी किसी कस्बे के निकट, कुमारी नदी किसी कस्बे के निकट, किसी कस्बे के निकट सोम से मिलती है, सोम से मिलती है, सोम से मिलती है। कंप्लीट। नेक्स्ट देखो गोमती, क्या लिखोगे, गोमती, पढ़ो गोमती में जयसमंद झील के भरने के बाद, जयसमंद झील के भरने के बाद, भरने के बाद इस नदी का जल सोम में जाता है, इस नदी का जल सोम में जाता है, सोम में जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपना आ रहा है उसमें केवल आपको जो है नाम लिखने, देखो डी में क्या आ रहा है टीडी, ई में क्या आ रहा है कमला, और एफ में क्या आ रहा है अंबा। नदियों के नाम जो है वो याद होने काफी है। केवल नाम लिखने, टीडी नदी, कमला नदी और अंबा नदी, टीडी नदी, कमला नदी और आपका अंबा नदी। अब इसमें एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि जो नाम आपका आ रहा है कमला और अंबा, क्या नाम आ रहा है कमला और अंबा, तो जब पढ़कर आए थे सोम कमला अंबा, क्या पढ़ के आए थे सोम कमला अंबा, ये संगम पे बना हुआ है। क्या है साथियों, ये जो बना हुआ बांध आपका है सोम कमला अंबा बांध, ये सोम कमला अंबा बांध जो है यह सोम नदी, कमला नदी और आपका अंबा नदी है उनके संगम पर बना है, उनके संगम बना है। अब आप देखो यहाँ पे कितने नदियां हो रही है, यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा यह भी त्रिवेणी संगम, लेकिन क्योंकि बांध के अंदर आ रहा है इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होगा इसके निकट में आपका जो है जैसे सोम नदी आती है, सोम नदी के निकट में आपका एक स्थान है वहां पे डूंगरपुर में देव सोमनाथ, क्या नाम है, तो यह भी आपका एक प्रसिद्ध स्थान है, ये ध्यान रखना। तो जहां भी 3 नदियां मिली वो क्या हो जाएगा त्रिवेणी संगम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कंप्लीट है आंसर का। तो ये अपनी जो बात हुई है वो ही है आपके माही बेसिन के बारे में कंप्लीट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, इसी में एक बात तो जोड़नी बाकी है, वो है आपकी बाएं किनारे की नदियां। मुझे लगा हो गया बाकी है, तो बाएं किनारे की नदियां, बाएं किनारे नदियां। तो साथी पूछ रहे हैं कितना टाइम हो गया, वो क्लास होने वाली लगभग 5-7 मिनट हो बचे हैं आपके। बाएं किनारे की नदियां। अब जो साथियों इसमें पहला नाम आपका आ रहा है वो आ रहा है चाप नदी, चाप नदी, और चाप में लिखें उद्गम। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं आप लोग अपने हिसाब से लिखो, मैं रुक जाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चले इससे आगे देखो, ये मैं मेरी बात सुनो, मेरा जो है वो है कि मैं बोलता हूं ना तो आपको लगता है सब थोड़ा, तो आप बोल देंगे रुक जाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं आपको लिखने लिखना है, अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा सा पीछे रह गए तो बोल देना। चले पर इससे आगे देखो, उद्गम कालिंजरा पहाड़ियां बांसवाड़ा, उद्गम कहां से हो रहा है कालिंजरा पहाड़ियां बांसवाड़ा से, कालिंजरा पहाड़ियां बांसवाड़ा से, कालिंजरा पहाड़ियां बांसवाड़ा से। और लिखिए नेक्स्ट, यह नदी बांसवाड़ा में ही, यह नदी बांसवाड़ा में ही माही से मिलती है, यह नदी बांसवाड़ा में ही माही से मिलती है, यह नदी बांसवाड़ा में ही किससे मिल रही है माही से मिल रही है। कंप्लीट आंसर सभी का माही से मिलती है।
नदी का नाम क्या है? चाप। नेक्स्ट अगला लिखो नाम, अनास नदी। अनास नदी, अनास नदी। अब देखो अनास के बारे में प्रश्न पर पूछा गया, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि अनास और बनास थोड़ा साउंड सेम आ रहा पीछे है ना, अनास और अनास। तो क्वेश्चन था, जैसे पूछा गया कि निम्न से कौन सी सहायक नदी नहीं है माही की, ऐसा कुछ था। तो एक विद्यार्थी उसने क्या किया कि वहां ऑप्शन दे रखा था अनास, शायद थे ना ये तो वहां पे दे रखा था अनास। उसने क्या देखा कि हो सकता है कि एग्जामिनर ने गलत लिख दिया, वो ये दिमाग लगा रहा है, उसने दिमाग लगाया कि साहब एग्जामिनर ने गलत लिख दिया, बनास लिखना था इसने अनास लिख दिया, और वो टिक करके आया साहब अनास पे। वो मुझे बोला था तो मैं राइट करके आया क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन? उसने बताया तो मैंने बोला कि तूने इसको जो है पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर तो बनास था, तो गलत लिख दिया उन्होंने। अब वो खुद दिमाग लगा, आप सोचो, अपने को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वहां दिया हुआ है कि इसका मतलब कोई ना कोई आपका वो क्वेश्चन सही है। अब उसने क्या दिमाग लगाया कि बनास होगा, ये अनास दे दिया, ठीक है, जबकि सही क्या था आपका? दोनों क्वेश्चन था बिल्कुल अपनी जगह सही था, लेकिन उसकी एक गलती से क्या हुआ, वो क्वेश्चन उसका गलत हुआ। और बाद में जब उसको नोट्स खुलवाया तो कह रहा है हाँ सर ये क्वेश्चन लिखवाया, तो मैंने नहीं पढ़ा। तो ये गलतियां आप मत करना, आपका हालांकि आपको समझदार हो, वो छोटे जो होते हैं ना अपने कांस्टेबल लेवल उसमें उसके बच्चे थे, और आप जैसे अधिकारी हो कर लोगे। अरे हाँ मुझे पता आप लोग अधिकारी हो मेरे बराबर के हैं? और कुछ तो मेरे ऊपर वाले भी होंगे। ए वाले कौन कौन है? ए वाले नहीं कोई इसमें, सब डबल ले हुए। अरे बताओ। अरे हाँ हाँ हाँ, डबल ए वाले होते हैं, ऊपर से ऊपर होता है ना 5400, कितना है? 5400 क्रेडिट है ना तुम्हारी। और बाकी जो डबल ए वाले कितनी है? 4800, पता तो है? आप जो नौकरी जा रहे हो उसकी तनख्वाह कितनी मिलेगी पता है? 4200 का 4800, 4200 ही क्या? और उसकी भी ए होगी उसकी 54, कितना डिफरेंस कैसे? मुझे लगा कि 4800 और 5400 होगी। चलो पता तो है ना सैलरी कितनी मिलने वाली है? हाँ फिर ठीक है, चलो आगे आ जाओ। पढ़ाई नहीं हो रही हो तो ध्यान रखना, सुन लो, पढ़ाई नहीं हो रही हो, याद नहीं हो रहा हो तो दिमाग लगाना कि यार 1 तारीख होती कितनी सैलरी का जो है मैसेज आएगा, टिंग करके हाँ सर कितने जो है आपके खाते में आ गई। और कई बार तो आप सो रहे होंगे उसमें 5 जाता मैसेज, कौन मैसेज कर रहा है? हाँ अरे बैंक करा, अच्छी बात है। अरे हाँ हकीकत है, जब हम भी जब जब सरकारी तनख्वाह आती है पहली बार तो मन खुश होता है, हाँ यार तनख्वाह आ रही है। तो जो मैसेज है ना वो मैसेज आपको सबसे अच्छा लगेगा, और किसी का मैसेज अच्छा लगेगा नहीं, वो मैसेज है बैंक वाला वो आपको सबसे अच्छा लगेगा। इसलिए जो तैयारी कर रहे हो अगर आपको लगता है कि यार मैसेज नहीं हो रहा है तो वो दिमाग में लगाना कि हर तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को वो मैसेज मुझे आना चाहिए, ऑटोमेटिक आपकी पढ़ाई वो होगी। 5400 वाले हैं तो अच्छी बात है, 4200 वाले मुझे अच्छी बात है, खराब नहीं है, किसी भी एंगल से खराब नहीं है। प्रोफेशन के बाद में अच्छी सैलरी आपको हाथ में मिलेगी, भले आपकी ग्रेड 42 हो गई। चलो इधर आ जाओ, अनाज का आ जाओ। अब देखो दोस्तों, अनाज में बात करेंगे इसका उद्गम। अनाज का जो उद्गम वो कहां से हो रहा है? ये हो रहा है आंबेर गांव पहाड़ियां एमपी से। देखो अनाज उद्गम देखो, आंबेर गांव पहाड़ियां एमपी, आंबेर गांव पहाड़ियां एमपी से, आंबेर गांव पहाड़ियां एमपी से लिख दिया। यह बांसवाड़ा, यह बांसवाड़ा में प्रवेश कर, यह बांसवाड़ा में प्रवेश कर, बांसवाड़ा में प्रवेश कर माही से मिलती है। ये बांसवाड़ा में प्रवेश कर माही से मिलती है, माही से मिलती है, विद्या। बांसवाड़ा में इस पर, बांसवाड़ा में इस पर अनास परियोजना स्थित है, बांसवाड़ा में इस पर अनास परियोजना स्थित है, अनास परियोजना स्थित है। बांसवाड़ा में इस पर अनास परियोजना स्थित है, अनास परियोजना स्थित है, लिख दिया। नेक्स्ट देखो, अनास की सहायक नदी, अनास की सहायक नदी हरण है, हरण, अनास की सहायक नदी हरण है, हरण है।
तो एक तंत्र हमारा था, वो तंत्र हो चुका है कंप्लीट। कौन सा वाला हमारा हो चुका है? माही तंत्र। माही तंत्र में मैंने आपको दायां और बायां किनारा समझा दिया है। दो ही नदियां जान रही यहाँ पे, चाप और आपका अनास, और बाकी नदियां सब कहां से आ रही है? आपके दाएं किनारे से आ रही है, ये जानना है। अगला जो तंत्र हमारा आ रहा है वो कौन सा आएगा? वो आएगा लूणी। क्या आएगा? लूणी नदी तंत्र। लूणी नदी तंत्र डाले हेडिंग में। मेरे पास एक क्लास है आपकी, कोई इसकी क्लास है? हाँ देखो, हाँ बिल्कुल देखो, लूणी नदी तंत्र, ठीक है। अब अभी मैं लिखवा कुछ नहीं, समझो इस बात को। लूणी की बात हम करते हैं। लूणी के बारे में एक तो आपको इसके जो उपनाम है वहां से प्रश्न बनता है। क्या उपनाम है इसके? लूणी के उपनाम कुछ है? लवणवती, सागरमती, साकरी, आदि मीठी और आदि खारी। याद आ रहा है? मरु गंगा, है ना। अब एक बात समझो, यहाँ पे आदि मीठी और आदि खारी क्यों है? और कहां पे आदि मीठी का आदि खारी है? बालोतरा। आप ये कहते हैं कि बालोतरा तक पानी मीठा है। कहां तक पानी मीठा है? उसके बाद पानी क्या होता है? खारा। बालोतरा में ऐसा क्या है कि पानी खारा हो रहा है? लवण। क्या है? लवण। लेकिन लवण आए कहां से? कहां से आए? सागर से आ गए। 33 सागर वाले भी हैं यहाँ पे हमारे पास। आप एक बात समझो कि जो लवण है उसकी अगर हम बात करें तो बात समझो कि इस मान लो ये सरफेस है, इस पे लवण आपका बिछा हुआ है। एक बार नदी आई, वो बहा के ले गई, तो यहाँ लवण क्या हो जाता है? समाप्त। आया ना। लेकिन हर बार लवण आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? ध्यान ये रखना, ये जो इलाका है, इस इलाके में एक क्रिया हो रही है केशकीय। कौन सी हो रही है? केशकीय। मैंने पढ़ाया था पहले आपको, केशकीय जिसे कहते हैं केशकीय या केश तत्व की क्रिया। केशकीय या केश तत्व की क्रिया। केश मतलब बाल, हाँ या ना। अब आप बाल कटवा रहे हैं और बाल वापस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि शरीर के अंदर से पोषण मिल रहा है, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो आपका धरातल है, इस धरातल पे जब बरसात होगी तो कुछ पानी का जमा हो जाएगा यहाँ पे धरातल के ऊपर, और उसमें से कुछ पानी कहां जाएगा? धरातल के अंदर। धरातल के अंदर जाएगा। हम जानते हैं कि मरुस्थल में बारिश कम होती है, तो क्या होगा? जल्द ही ये जो धरातल के ऊपर का पानी था वो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां से पानी आपका हट गया था, ये पूरा पानी आपका जो था वो यहां से आपका हट गया। इसका क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया। क्या हो गया? वाष्पीकरण आपका हो गया। अब क्या होगा कि धरातल के अंदर नमी तो भी रहेगी। नमी क्यों रहेगी? नमी इसलिए रहेगी कि धरातल के नीचे पानी है ना। अब जब इस पर बार बार तापमान बढ़ता रहेगा तो जो आपका जो अंदर का जल है वो आपका ऊपर उठेगा गर्म होकर। जब ये अंदर गया तो उसने क्या किया कि कुछ तत्वों को अपने साथ गोल लिया। क्या कर लिया? अपने साथ गोल लिया। पानी ने क्या किया? अपने साथ उनको गोल लिया। जब गोलेगा तब तो गेप बनेगा। अब क्या हुआ कि जब ये पानी सतह के ऊपर आया, गर्म होने के बाद क्या हुआ? ऊपर आया। ऊपर आते क्या बन गया? ऊपर आते ये बन गया भाप। क्या बन गया? भाप, यानी वाष्प बन गया। और वाष्प का गई आपकी वायुमंडल में। लेकिन इस पानी के अंदर घुले हुए जो आपके ठोस पदार्थ थे वो क्या हो गए? वो जो है वापस ठोस अवस्था में आ गए। और भारी होने के कारण क्या हुआ? भारी होने के कारण ये सतह पर जमा हो गए। कहां जमा हो गए? सतह पर जमा हो गए। ठीक है। ऐसी क्रिया हर साल होती है। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे आपके जो है लवण जमा हो जाते हैं। अब क्या होगा? जैसे ही अगली बार बारिश होगी, जैसे ही अगली बार बारिश होगी, पानी यहाँ बहता हुआ आएगा और ये जो लवण है उस पानी में घुल जाएंगे। और ये जो पानी यहाँ तक क्या था? मीठा था, वो पानी इसके जस्ट बाद में क्या हो जाएगा? खारा। तो ये ध्यान रखना, ये तो पूछ लिया क्वेश्चन कि कहां तक पानी मीठा है, ये तो पूछ लिया। नया क्या पूछ सकता है? तो पूछ सकता है कि क्या ऐसा कारण है कि बालोतरा बाढ़ के बाद में नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है? तो आप बताएंगे केश की क्रिया या केश तत्व की क्रिया। इस वजह से आपके जो है प्रतिवर्ष यहाँ पे आपके लवण जमा होते हैं धरातल पे, और यही लवण आपके घुलकर उस पानी को कर देते हैं खारा। यहाँ तक क्लियर होगा? कल हम इसी आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इस तंत्र को पूरा कर देंगे। कल क्या है? कल टेस्ट है। छुट्टी किसने कहा तुम्हारा छुट्टी है? किसने कहा कि छुट्टी है? फिर नहीं है ना, बस ठीक है।